आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, 7 महीने हो गए हैं कोविड को आए हुए, और शुरू में तो बड़ी सख्त एहतियात की गई। लॉकडाउन हुआ, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते रिलैक्सेशन होने लगा, अनलॉक डिक्लेयर होने लगा, जिसके चलते तमाम तबक़ात में ये देखा जा रहा है कि उतनी एहतियात नहीं बरती जा रही है, उतनी सीरियसनेस नहीं दिखाई जा रही है। कहीं कहीं पर तो ऐसा लग रहा है कि कोविड आया ही नहीं था। बिल्कुल मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजर रही है। ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख़याल है, ना ही फेस मास्क पहन रहे हैं बहुत सारे लोग। हाँ, पुलिस ज़रूर बाइक राइडर्स अगर मास्क नहीं पहने तो चालान कर रही है, मगर वो लाखों लोग क्या जो पैदल चल रहे हैं और ग्रुप्स में बैठे हुए हैं और मास्क नहीं पहने हुए हैं, उनके लिए कोई सख्ती नहीं है। तो ये बड़ी संगीन बात है। अगर कोविड फिर से आ गया तो फिर बहुत भयानक तबाही हो सकती है। इन बढ़ते हुए ख़दशात को लेकर हम डॉक्टर अहमद अली साहब से बात करने चले हैं। डॉक्टर साहब MBBS हैं और मोहम्मदिया हॉस्पिटल में कोविड क्रिटिकल केयर यूनिट में पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर गौस साहब को असिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कम अरसे में कोविड केयर में काफ़ी महारत हासिल कर चुके हैं। आइए जानते हैं इनसे तासुरात। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। और आज का अपना टॉपिक रहेगा कि कोविड के ऊपर जो लोग कम्प्लीटली एहतियात नहीं बरत रहे, तो वो चीज़ के ऊपर अपना टॉपिक रहेगा। मेन चीज़ मैं आप लोग को ये बोलना चाह रहा हूँ कि लाइक कोविड अभी नहीं गया, कोविड अभी भी है और उसका इम्पैक्ट बहुत स्पीड से बढ़ते जा रहा। और एक चीज़ अपने को अच्छा ये है कि लाइक अपना ट्रीटमेंट के तरीक़ा अपने को समझ में आ गया। बट अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि लाइक आपको उतना ही माइल्ड कोविड आए जैसे कि सबको आ रहा। ओके, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि घबराने की तो ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब क्या मैं ये निकालूं कि फेटालिटी कम हो गई है? हाँ, इसका मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि फेटालिटी कम हो गई है। बट अगेन कब, जब ट्रीटमेंट बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ तो इस ऐसा तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आम तौर पर पेशेंट्स आपसे जो रुजू हो रहे हैं वो कोविड इन्फेक्शन होने के कितनी देर बाद या कितना जल्दी रुजू हो रहे हैं? देखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़े पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिसको थोड़ा सा सिम्टम्स आने के बाद में वो लोग HRCT करा रहे हैं और RT-PCR करा रहे हैं, उसके बाद में डायरेक्टली वो लोग एडमिट हो जा रहे हैं। बट अगेन दूसरे लोग हैं अपने हालत को और ख़राब कर रहे हैं, उसके बाद में फिर हॉस्पिटल की तरफ आ रहे हैं। तो मिक्स पॉपुलेशन है कम्प्लीटली। थोड़े लोग मतलब मिक्सड है, ऐसा नहीं है कि लाइक सब लोग एक ही साथ आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। मतलब इट इज़ डिफरेंट। आप इसके ऊपर कम्प्लीटली ऐसा नहीं बोल सकते कि सब लोग लेट आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि सब लोग पहले आ रहे हैं। मेन चीज़ क्या है, आपको एक हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। पहले फुर्सत में आप अपने डॉक्टर से बात करिए, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, सिंपल। जी। इन्फेक्शन होने के बाद कुछ लोग सिम्टोमेटिक होते हैं, कुछ लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो क्या एसिम्टोमेटिक लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए या फिर उनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है? जी, मेरे हिसाब से जब आप बात करेंगे तो एसिम्टोमेटिक लफ्ज़ ही नहीं है बोलता हूँ मैं, क्योंकि इट इज़ लाइक उनको बहुत कम सिम्टम्स है। ऐसा नहीं है कि एसिम्टोमेटिक, उनको भी सिम्टम्स रहते हैं, वो लोग भी इन्फेक्टिव स्टेज में रहते हैं और वो लोग भी दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं। बट अगेन उनका रिपेयर सिस्टम, रिकवरी सिस्टम इतना जल्दी रहता कि लाइक बहुत जल्दी वो लोग रिकवर हो जाते हैं। दैट्स इट। और दूसरी जो बात बोले थे आपके लाइक फेटालिटी कम हो गई, क्या फेटालिटी कम नहीं हुई। कोविड का जो स्ट्रेन है वो जैसे का वैसे ही है और बहुत डेंजरस स्ट्रेन्स भी आ रहे हैं। बट अगेन ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अपने सामने आ गए। लाइक इतने अच्छे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है, लाइक आप एंटीवायरल्स है, स्टेरॉयड ट्रीटमेंट है, प्लाज्मा थेरेपी है, और दूसरा क्या है, आप माइल्ड स्टेज में आप ट्रीटमेंट शुरू कर दे रहे, तो सीवियरिटी को
रोक रहे, तो इसके वजह से फैटेलिटी कम हो रही है। ओके, ऐसा नहीं है कि लाइक लोग ये बोल रहे हैं कि लाइक वायरस कमज़ोर हो गया, वायरस के अंदर अब वो ख़ासियत नहीं है कि जो लोग मर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रा भी नहीं है। तो वायरस से आप उतना ही डरना चाहिए, और वायरस से इन्फेक्शन नहीं लेना बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक खाली पी लिया आप आके इन्फेक्ट करा लेंगे, इन्फेक्ट करा के जो है आप ट्रीटमेंट हासिल कर लेंगे, ये बहुत गलत बात है। तो उससे उतना ही डरना चाहिए जितना अपन पहले डरते थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हम ये लें कि इलाज समझ में आ गया है जिसकी वजह से फैटेलिटीज़ कम हुए हैं, तो अगर कोई इन्फेक्शन होने से फ़ौरन जो है बाद रुजू हो जाएं तो उनके चांसेस बचने के ज़्यादा है? हाँ, ज़रूर ज़्यादा है, बट अगेन ऐसा भी नहीं है कि लाइक इलाज है बोल के आप उसको फिर से क्या बोलते हैं एहतियात नहीं करेंगे, तो ये फिर से गलत बात है। इलाज तो है, मतलब ये कम्प्लीटली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। ओके, ऐसा पिन पॉइंट इलाज तो अभी भी नहीं है उसका, बट अगेन थोड़ा सा तो फ़ायदा है, जैसे कि पहले जो क्लूलेस थी हालत वैसी अब नहीं है बस। ठीक है, तो अब ज़्यादातर क्या मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट अपनाया जा रहा है? ज़्यादातर देखिए मेन तो मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट इसका कम्प्लीट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम को ट्रीट करो। जैसे कि अब पहले फ़ीवर आया तो फ़ीवर को ट्रीट करो, फिर उसके बाद में फिर आप हाइपोक्सिया है तो फिर उसको ऑक्सीजन थेरेपी दो, और उसके बाद में इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करो। तो ऐसा मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट है। अब ये जो एंटीवायरल्स दे रहे हैं उससे भी बहुत अच्छा फ़र्क आ रहा, और दूसरे भी मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट्स अच्छे हैं, लाइक प्लाज्मा थेरेपी है, बट अगेन ये अगर जल्दी अगर आप ले लिए प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आम तौर पे जो एंटीवायरल दिया जा रहा है वो कौन से मेडिसिन दिए जा रहे हैं? एंटीवायरल्स देखिए ओरल में एक फैविपिराविर बोलकर है। फैविपिराविर जो है एक ओरल दवाई है जिसके अंदर क्या बोलते हैं, जो अभी रिसेंटली वी आर यूजिंग फॉर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस, और दूसरा जो है ना रेमडेसिविर है। तो ये रेमडेसिविर और फैविपिराविर जो है ये दो दवाई हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंटीवायरल्स के तौर पे। तो ये क्या करते हैं, लाइक दे एक्चुअली लाइक इनहिबिट द व्हाट आई कैन से ग्रोथ ऑफ द वायरस। ठीक है, तो आपने जो कहा है फैविपिराविर और रेमडेसिविर, ये दवाएं इजीली अवेलेबल हैं और क्या अफोर्डेबल है? अब इजीली अवेलेबल है, वो पहले इजीली अवेलेबल नहीं थे, अब बहुत आसानी से अवेलेबल है। और माशाल्लाह से मेड प्लस और दूसरे बड़े बड़े जो भी दवा हॉल है, मेडिकल हॉल्स है, वहाँ पर आपको फैबिफ्लू मिल जा रही, और दूसरे भी कई कंपनीज इसका मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और रेमडेसिविर भी इजीली अवेलेबल है, पहले जैसा किल्लत थी उसकी वो नहीं है अभी। कॉस्ट वाइज आप कैसे देखेंगे? कॉस्ट वाइज अब देखिए रेमडेसिविर थोड़ी सी ऑन अपर साइड है कॉस्ट में, बट अगेन फैविपिराविर का कॉस्ट तो बहुत कम हो गया। तो या फैविपिराविर देंगे या रेमडेसिविर देंगे या दोनों देंगे? नहीं, माइल्ड से मॉडरेट वालों को हम सिर्फ फैविपिराविर देंगे। अब रेमडेसिविर जो है ना वो लाइक मॉडरेट टू सीवियर हम उसके अंदर चूज़ करेंगे। लाइक ऐसा नहीं है कि लाइक माइल्ड वालों को हम रेमडेसिविर नहीं देते। अच्छा, ऐसा तो आमतौर पे कितने दिन के ट्रीटमेंट में पेशेंट अच्छा हो जाता है? देखिए मोस्टली 5-6 डेज़ के अंदर इफ़ेक्ट आ जाता है अपने को, लाइक इफ़ेक्ट दिख जाता है उसमें। और तो क्या ऐसा भी होता है कि ये दोनों में से कोई एक ड्रग देने के बावजूद भी पेशेंट नेक्स्ट स्टेज में जाता है? बहुत बार होता है। अच्छा, बहुत बार होता है। ऐसा नहीं है कि लाइक आप ये एंटीवायरल ट्रीटमेंट दे दिए और ठीक हो जाए। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाइक यहाँ पे कोविड आप ठीक कर लेते, ओके, बट अगेन पेशेंट विल गेट फॉल प्रे टू पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। ओके, जब पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में जब चले जाएंगे तो उसको बहुत सारे दूसरे बीमारियां वेलकम करेंगे, लाइक फॉर सपोज आपका लिवर के प्रॉब्लम्स, किडनी के प्रॉब्लम्स, हार्ट के प्रॉब्लम, वास्कुलर डिसीजेस, ये सब चीज़ें हैं। तो इसके वजह से फिर पेशेंट की हालत ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइक आप ट्रीटमेंट ऑफ कोविड हो गया, आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गया तो ख़त्म, आप नॉर्मल हो गया, नहीं। इसके बाद में भी आपको फिर से टेक केयर करना है, कम्प्लीटली नॉर्मल होए तक अपन उसका केयर लेना ज़रूरी है। इसके लिए कितना अरसा लगता है?
देखिए ऐसा नहीं है कि लाइक कितना अरसा लगता है, जिसको जल्दी ठीक हो जाते हैं उनको 10 डेज़ के अंदर भी कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाता है। ओके, बट अगेन जिसका मतलब हर आदमी का अलग अलग है। लाइक थोड़े लोगों को 2 महीने लग जा रहे हैं, थोड़े लोगों को 1 महीना लग रहा है, और थोड़े लोगों को सब ठीक हो जाता है, बट अगेन सिर्फ डी-डाइमर बढ़ा हुआ रहता है, तो उसका इलाज फिर अपन दूसरे तरीक़े से करते रहते हैं ऐसा। आपने प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र किया था। प्लाज्मा थेरेपी कितनी इफ़ेक्टिव है और इसे कौन से स्टेज में इस्तेमाल करना चाहिए? जी, एक्चुअली प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव नहीं है बोल के तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके अंदर सीधा आपको एंटीबॉडीज़ है, एंड दीज एंटीबॉडीज़ विल बी किलिंग योर वायरस। ओके, तो A+1+1 = 2 के वैसा आपको सिंपल है कि लाइक प्लाज्मा थेरेपी इज़ इफ़ेक्टिव। बट अगेन कब इफ़ेक्टिव है, कितना इफ़ेक्टिव है इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अब अगर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन गए, उसके बाद में आप प्लाज्मा थेरेपी दिए, तो इफ़ेक्ट जो है ना क्वेश्चन मार्क है। लाइक क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कोविड का ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पे वी नीड टू थिंक अबाउट पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। मतलब यहाँ पे कोविड के ट्रीटमेंट में 2 बार आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि लाइक कोविड ट्रीटमेंट है और एक पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट है। तो कोविड ट्रीटमेंट के हिसाब से आपको प्लाज्मा थेरेपी ओके, अगर एंटीबॉडीज़ नहीं बने तो बाहर से एंटीबॉडीज़ लगा दो, जैसे कि जो आपके प्लाज्मा थेरेपी से हो रहा है वो चीज़ से हो जाता है। बट अगर नहीं है, मतलब वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद में प्लाज्मा थेरेपी फॉर फाइब्रोसिस इज़ वेस्ट। अब तो हम जो है ना फाइब्रोसिस के बारे में बात कर रहे थे, लाइक फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो गया, तब उसके बाद में आप उसको प्लाज्मा थेरेपी से करो या किससे करो, आप उसका फ़ायदा नहीं रहता। हालात बहुत ख़राब होने से पहले प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, बस जी। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि प्लाज्मा थेरेपी को कौन से स्टेज में दिए तो ज़्यादा बेहतर है, और इसकी एफिकेसी के बारे में आपके पास कोई जानकारी है तो बताइए। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी कब देना है, मतलब जब पेशेंट अपना खुद का एंटीबॉडी नहीं बना सक रहा है, ओके, तब प्लाज्मा थेरेपी देना पड़ता, लाइक देना ज़रूरी है। और इसकी एफिकेसी तो बहुत अच्छी है, लाइक जितने भी हम केसेस देखे हैं उसके बाद में प्लाज्मा थेरेपी से रिकवर हुए। बट अगेन मेन चीज़ अपने को ये भी देखना है कि लाइक ऐसा नहीं कि प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर रश करना है, ओके, क्योंकि अगर पेशेंट कम्प्लीटली कोविड से बाहर आ गया, मतलब अब कोविड ट्रीटमेंट के अंदर 2 पार्ट्स कर दीजिए, लाइक एक जो है ना कोविड का इन्फेक्शन, दूसरा जो है ना पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में प्लाज्मा थेरेपी का कोई रोल नहीं है उसके अंदर ऐसा। फाइब्रोसिस के बारे में आपने बताया कि फाइब्रोसिस से जो है लंग्स जो है डैमेज हो जाते हैं, तो फाइब्रोसिस क्या रिवर्सिबल है? नहीं है, नहीं है रिवर्सिबल। तो स्लोली उसका इफेक्ट जो है ना अपन लाइक अपनी बॉडी उसको अडाप्ट करना शुरू कर देते। बट अगेन फाइब्रोसिस तो रिवर्सिबल नहीं है, मतलब उसका वो नॉर्मल स्टेज में आने तो लाइक इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत टाइम लग जाता। लाइक अगर हुआ तो भी लाइक होने के चांसेस ही नहीं है, मतलब लीस्ट है चांसेस। और दूसरी चीज़ आप ये बोल रहे थे कि लाइक फाइब्रोसिस कैसा होता, तो इसके पीछे जो है ना कम्प्लीटली एक अच्छी लाइक एक पाथवे है। जैसे कि अब वायरस पहले एंटर होता अपने अंदर, ओके, तो वायरस एंटर होने के बाद में तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि लाइक कोविड एक्चुअली इफेक्ट कैसा कर रहा, हाउ इट इज़ इन्फेक्टिंग। कोविड इज़ एंटरिंग इन योर बॉडी, कोविड एंटर हो गया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट से मतलब एयरवे अंदर चले गया, फिर उसके बाद में इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, ओके, इट बाइंड्स विथ एसी टू रिसेप्टर, ओके, तब वो रिसेप्टर के बाद बाइंड हो गया, उसके बाद में फिर वो मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दे। मल्टीप्लिकेशन शुरू करने के बाद में बॉडी विल बी डिटेक्टिंग कोविड लाइक कोरोना वायरस। सन उसके बाद में क्या होता, अपना इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव होता। तो इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता कि लाइक इट विल स्टार्ट किलिंग दैट थिंग, ओके, मतलब वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक इम्यून रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो उधर जो है ना एक साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाती, मतलब अब क्या लड़ाई शुरू हो गई वहाँ पे। अब वो लड़ाई में जो है ना जो टिश्यू डैमेज होता, वो टिश्यू डैमेज के वजह से अपना लंग ख़राब होता, ओके, तो एक्चुअली जो है ना अपनी इम्यून सिस्टम उसको मार रही, ओके, तो वो मारने की वजह से क्या हो गया यहाँ पे आपको टिश्यू डैमेज हो गया। अब वो टिश्यू जो डैमेज हो गया, फिर वो डैमेज होने के बाद में फिर जो उसका रिपेयर हो गया, रिकवरी हो गई, जब रिकवरी हो जाती तो वो फाइब्रोज रहता, okay. तो इसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। तो जैसा वो फाइब्रोज हो जाता, वो फिर कोई हवा एक्सचेंज करने के
वो काबिल नहीं रहता, लाइक गैशियस एक्सचेंज के लिए वो एलिजिबल नहीं रहता, क्योंकि कंप्लीट इट इज़ फाइब्रोस्ड। तो दिस इज़ द रीज़न फॉर फाइब्रोसिस। तो मेन चीज़ अपने को इसमें ये सोचना है कि लाइक पहले जैसा आपको इफेक्ट हुआ कोविड में, तो अगर आप फर्स्ट स्टेज में अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए तो आपको ये साइटोकाइन स्टॉर्म के वजह से जो टिश्यू डैमेज होता तो उसको अपन बचा सकते हैं। ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि अपने को पहली फुर्सत में अपन डॉक्टर से पूछने की। तो इसको अपन अगर लाइट ले लिए कि नहीं कुछ भी नहीं होता, जस्ट बुखार आया था, कोविड भी रहा था, कुछ भी नहीं होता, ऐसा अगर समझे तो लॉन्ग टाइम में आपको इफेक्ट होता, क्योंकि अब आपकी बॉडी अडाप्ट कर लेती है। अगर थोड़ा सा भी अगर लंग डैमेज हो गया है तो इट विल अडाप्ट, बट जैसा आपकी एज बढ़ती रहती तब जब अडाप्ट नहीं करती। तो अब कोविड के साथ आपको जब जीना है, जो बात बोल रहे हैं, तो कोविड के साथ आपको जीना है, इट इज़ एक्चुअली लाइक फाइब्रोसिस के साथ आपको जीना है। ठीक है। तो कम फाइब्रोसिस लेके जीना है या ज़्यादा फाइब्रोसिस लेके जीना है, तो ये चीज़ को अपन सोचना है कि लाइक अपन इसको कैसा हैंडल करें। तो पहली चीज़ में अपन पहली फुर्सत में अगर अपन कंसल्ट कर लिए एंड ये जो आपका साइटोकाइन स्टॉर्म को रोक लिए, या नहीं तो जो एंटीवायरल्स देके डे 1 में अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो बहुत फ़ायदा है अपने को। ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने कि फाइब्रोसिस इरिवर्सिबल है, और फाइब्रोसिस हो जाने के बाद लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और इससे बचने का बेहतर तरीक़ा यही है कि फ़ौरन रुजू हो जाएं डॉक्टर से, इलाज फ़ौरन शुरू कर दें ताकि फाइब्रोसिस ना हो, लंग कैपेसिटी कम ना हो, और फिर कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ ना जीना पड़े। ठीक है। अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि री इन्फेक्शन कितना हो रहा है और री इन्फेक्शन के नताइज क्या हो रहे हैं? जी, री इन्फेक्शन देखें ना, फिर ये अगेन कंट्रोवर्शियल चीज़ है। लाइक ऐसा है कि लाइक लोग बोल रहे हैं कि लाइक एंटीबॉडीज़ आपके पास आ गए तो उनको री इन्फेक्शन नहीं होता, ओके, बट अगेन री इन्फेक्शन के भी केसेस आए हैं, और वो ज़्यादातर जो है ना डॉक्टर्स में ही आए हैं, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि लाइक क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेन्स अवेलेबल है। लाइक एक स्ट्रेन से आपका इन्फेक्शन हो गया तो फिर दूसरे स्ट्रेन से आपको री इन्फेक्ट हो गया, तो ऐसे है केसेस। बट अगेन री इन्फेक्शन तो बहुत कम है, बट अगेन ऐसा नहीं है कि लाइक वो री इन्फेक्शन के कैंडिडेट अब भी हो सकते। तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे को कोविड आ गया तो मैं आज़ाद हूँ। तो री इन्फेक्शन होने के बाद भी उतने ही चैलेंजेस है जब पहली बार इन्फेक्ट हुए थे? ऑब्वियसली, क्योंकि अब आपका पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, बट अगेन दूसरी चीज़ ये है कि लाइक आपके पास एंटीबॉडीज़ भी है। अब एंटीबॉडीज़ से आपका इलाज जल्दी भी हो जाता, और दूसरी चीज़ क्या है कि री इन्फेक्शन हुआ का मतलब आपके पास एंटीबॉडीज़ नहीं भी है, ये भी हो सकता है। लाइक अगर दूसरे स्ट्रेन से आया तो एंटीबॉडीज़ है, अगर दूसरे स्ट्रेन से नहीं आया तो आपके पास एंटीबॉडीज़ बहुत कम है, तो आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। तो चैलेंजेस है बहुत। मेन चीज़ क्या है? प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। और जैसे आपने बताया कि स्ट्रेन्स ज़्यादा है कोविड के, अगर आप पहले एक स्ट्रेन से इन्फेक्ट हुए थे, उससे रिकवर हो गए हैं, तो उसके ख़िलाफ़ लड़ने के एंटीबॉडीज़ मौजूद रहते हैं। अगर कोई दूसरा हमलावर आ गया तो फिर वही परेशानी शुरू हो सकती है, तो ख़तरा टला नहीं है। अगर कोई इन्फेक्शन होकर वापस अच्छे हो गए हैं, कोविड से रिकवर हो गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आज़ाद घूम सकते हैं, मनमानी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जब तक कि पूरी तरीके से कोविड दूर नहीं होगा, उसके तमाम स्ट्रेन्स के इलाज नहीं डिस्कवर किए जाएंगे, एहतियात बरतनी बाकी है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ट्रीटमेंट आजकल पहले जितना एक्सपेंसिव हुआ करता था, आजकल भी क्या वैसा ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, या फिर ट्रीटमेंट के अखराजात में कमी आई है? ट्रीटमेंट तो पहले बहुत ज़्यादा महंगा था, बट अगेन अभी थोड़ा सा तो कमी आई है, बट अगेन इसको भी कमी नहीं बोलते। एक्चुअली ट्रीटमेंट और कम हो सकता, लाइक और ज़्यादा कम हो सकता, बट अगेन आप जैसे अपने क्लिनिक पे पास चले जाइए तो हर डॉक्टर को पता है कि लाइक क्या देना है कोविड में, तो वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए आप डायरेक्ट, तो ट्रीटमेंट का रेट कम ही होगा बोले, क्योंकि पहले जो है ना आपको आइसोलेशन रूम में बैठना पड़ता था, ये अब वो सब चीज़ नहीं है। आप अपने घर में अपने रूम में आराम से रहिए, वो दवाई ले लीजिए, कोविड को सीरियस मत होने दीजिए बस। तो सीरियस होने से पहले अगर आप कर ले रहे तो यकीनन ना वैसा हो गया कि ट्रीटमेंट सस्ता हो गया, ऐसी बात हो गई। तो ये हिसाब से अगर आप करेंगे तो ट्रीटमेंट सस्ता है, बट अगेन हॉस्पिटल्स का तो रेट वैसे ही है। तो मेरे नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि अगर फ़ौरन इन्फेक्शन होते ही अगर आप डॉक्टर से रुजू कर लेंगे और आउट पेशेंट की तरह अगर आप अपना इलाज करवा लेंगे तो ट्रीटमेंट का ख़र्चा काफ़ी कम है
हॉस्पिटलाइजेशन, आइसोलेशन, आईसीयू और फिर वेंटिलेटर जितना बढ़ते जाएगा खर्चा जो है बढ़ेगा। जितनी देर आप करेंगे उतना खर्चा बढ़ते रहेंगे आपका। तो सुकून से पहले डे 1 में आइए, उसके बाद में आप ट्रीटमेंट करा लीजिए, ख़त्म है। पहले ऐसा था कि लाइक कोविड आया बोले तो हंगामा कर देते थे, लाइक पुलिस की गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस आ रहा है, उसको एक लेके चले जा रहे हैं ऐसा था। तो वो एक हंगामा क्रिएट कर दे रहे थे, एक पैनिक क्रिएट कर देते थे पूरे गली वालों को। तो ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। वी लेफ्ट दैट थिंग फॉर हर्ड इम्यूनिटी। तो इसका मतलब ये है कि लाइक हर एक आदमी को इन्फेक्ट होके जाने वाला है। तो यही तो मेन मतलब है हर्ड इम्यूनिटी के लिए जब आप छोड़े। तो हर्ड इम्यूनिटी के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। ऐसा आसानी से वी कैन नॉट अचीव हर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि सबको जो है ना वही इम्यूनिटी रहना और वही इतने कम टाइम पे जाना, फिर अगेन कोई इन्फेक्टिव पर्सन नहीं रहना, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप जो है ना पहले सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि लाइक ऐसा इन्हों क्या करे उन्हों क्या करे। और थोड़े लोग ऐसा कर रहे हैं कि लाइक कोविड ही नहीं है बोल रहे, कॉन्स्पिरेसी थियरी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कोविड है नहीं, ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी थियरी है, ये एक स्कैम है। ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। अपने को आया, इसका इलाज अपन कर लिया, हट गए बाजू, ख़त्म। दूसरा लोग क्या करे, अल्लाह अकबर, छोड़ दो उसको, सिंपल। तो मेन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि लाइक पहले डरो मत, ये क्या हुआ कि डॉक्टर के पास गए तो क्या होता है, ये क्या होता है। पहले आपको प्रॉब्लम आया, फ़ोन करिए आपके फैमिली डॉक्टर को, ये प्रॉब्लम्स है बताइए, फैमिली डॉक्टर विल बी एडवाइज यू, ख़त्म, सिंपल। टेली काउंसलिंग भी हासिल कर सकते हैं। हाँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग टेली काउंसलिंग। आप अब क्लिनिक्स इतने ओपन हैं, आप जाइए क्लिनिक के पास, क्योंकि टेली काउंसलिंग में ऐसा होता है कि लाइक हर आदमी के ऊपर एक ही डाउट जाता है कि लाइक कोविड हो सकता है उनका। जब डॉक्टर के पास आप गए तो शायद कोविड नहीं हो सकता आपको, तो जाइए, जाकर एक बार दिखा लीजिए, सब टेंशन नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि मोड ऑफ ट्रीटमेंट भी पता चल गया है और प्राइवेट डॉक्टर्स को भी इजाज़त दे दी गई है। तकरीबन हर महल्ले में डॉक्टर्स इसका इलाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेली काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स के पास जाने से जल्द मर्ज़ पकड़ा जाएगा। अगर कोविड है तो एहतियात की जाएगी, वरना आप खांसी ज़ुकाम का जो इलाज है वो इलाज पे आप ठीक हो सकते हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि कोमॉर्बिडिटीज़ जो हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कोमॉर्बिडिटी कौन सी वाली है? सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कोमॉर्बिडिटी जो है ना, अब हर डॉक्टर के हिसाब से एक अलग चीज़ है, बट मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो लाइक अस्थमा बोलता हूँ मैं, क्योंकि लाइक पहले से अगर उसको अस्थमा है तो उसको फिर उसको ठीक होने में बहुत मुश्किल होती है। बट अगेन उसके बाद में दूसरे कोमॉर्बिडिटीज़ में आपको ये बोलता हूँ कि लाइक डायबिटीज़ मेलिटस इज़ डेंजरस। वाई? बिकॉज इसमें आपको रिकवरी बहुत स्लो है, रिपेयर बहुत स्लो है, सेलुलर रिपेयर। तो ये एक चीज़ है बस। उसके ज़्यादा कोमॉर्बिडिटी से भी डरना नहीं है, डॉक्टर के पास जाइए, उन्होंने उसका भी टेक केयर करेंगे। लाइक ऐसा नहीं है कि लाइक कोमॉर्बिड, मेरे को बीपी है, शुगर है, हाँ कोविड आ गया, ख़त्म, वो टेंशन आ गया तो थर्ड कोमॉर्बिडिटी आ गई आपके पास, एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी से बचना है मेन चीज़। और तो सुनने में यह आया है कि एंग्जाइटी से लोग ज़्यादा मरे हैं, एंग्जाइटी होकर हार्ट अटैक हुआ है। अगर आप मेरे से ये बोलेंगे कि लाइक एंग्जाइटी से मरे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि एंग्जाइटी से ही मरे हैं, क्योंकि लाइक आप देखिए इतने ज़ईफ़ लोग हैं, लाइक 85 ईयर्स 80 ईयर्स वाले कोविड सीवियर स्टेज में जाके फिर वापस आ गए। दिस मीन्स व्हाट? ये क्या आप बोल रहे हो लोग कि बाहर आ सकते, आप अपने ऊपर हिम्मत रखिए, अपना विल पावर बढ़ाइए। और टेली कंसल्टिंग की जब आप बात कर रहे थे, टेली कंसल्टिंग के लिए हमारे लाइंस भी अवेलेबल है, लाइक 24/7। आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन कॉल डायरेक्टली ऑन राब्ता फाउंडेशंस हेल्पलाइन नंबर। ओके, तो और दूसरी चीज़ आपको मैं ये बोल रहा था कि किस बारे में बात कर रहे थे अपन? कोमॉर्बिडिटीज़। तो कोमॉर्बिडिटीज़ का भी अपने को डरना नहीं है। मेन चीज़ क्या है? विल पावर। जितना आपका अच्छा विल पावर रहेगा, कितने भी कोमॉर्बिडिटीज़ रहना दो, यू विल बी कमिंग आउट। बहुत अच्छे। हर हाल में हौसला बनाए रखना है, हौसला बनाए रखेंगे तो बड़ी से बड़ी जंग जीतेंगे। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो शुरुआत में जो एहतियात की जा रही थी, ऐसी कौन सी एहतियातें हैं जो गैर ज़रूरी साबित हुए हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है? अब इसके बारे में देखिए, कोई भी चीज़ को आप गैर ज़रूरी नहीं बोल सकते। नहीं, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया है, कोई भी कोविड पेशेंट की न्यूज़ मिलते ही जिस तरह से वैन आ रही थी, उसमें ब्लू लाइट लगी हुई है, हर कोई जो है मास्क पहनकर, पूरा किट पहनकर आ रहा है, एक खौफ का माहौल पैदा किया गया था जो कि गैर ज़रूरी था।
नहीं, गैर ज़रूरी नहीं था। जब हम ट्रेस कर रहे थे, जब एक ऐसा मौका था कि लाइक हम सोच रहे थे कि वी कैन कंटेन कोविड। अब हम कोविड को कंटेन नहीं कर सकते, तो अब उसको खुला छोड़ दिए। तो अब ये टाइम पे अब ये नहीं सोचना है कि लाइक इसको अब वो हॉरिबल सिचुएशन बनाना। तो बहरहाल वैसा हो तो नहीं रहा है ना? अभी तो वैसा हो तो नहीं रहा है। अभी अब जो है ना, उसको एक डरा के ऐसा नहीं दिखाना कि लाइक ओह कोविड हो गया, क्या किया है बोले सब। तो ये भी कहा जा रहा था कि जो है जब कोई भी बाहर से घर आएगा उसे फ़ौरन ड्रेस चेंज कर देना चाहिए, पूरे साबुन में डाल देना चाहिए और फ़ौरन उसे नहा लेना चाहिए। इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में तो मेरी राय ये है कि आप वो सब चीज़ को कंटिन्यू ही करिए, क्योंकि अब एक आदत बन गई है। वो आदत को फिर से आप बिगाड़िए मत। और सिर्फ कोविड नहीं, बाहर जो है ना, हर गली में टाइफाइड का बैक्टीरिया फिर रहा। और ये बारिशों का सीज़न है, पूरे मोहरियाँ बाहर खुले हुए हैं, तो ऐसी कोई भी मोहरी नहीं मिलेंगी आपको जिसके अंदर से आपका ऐसा प्रिक करो एंड उसका माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट कराओ, उसमें आपको थायराइड वो टाइफाइड का स्ट्रेन मिल जाता। तो जब आप बाहर चलते रहते तो आपको छोटे छोटे छींटे गिरते ही रहते, तो दूसरे बीमारियों से बच रहे आप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बीमारी है कोविड, दुनिया की पहली बीमारी नहीं है। दूसरे बहुत बीमारियों में थे अपन, पूरे बीमारियों का एक ही वायरस ठेका ले लिया आप आजकल के, कोविड अकेला। तो मेन चीज़ है कि लाइक आप वही चीज़ को आप कंटिन्यू करिए, बट अगर ऐसा मत करिए कि जैसे कि आप परेशान हो के हैबत के साथ मत वो करिए। अपना अपना एक वो बना दीजिए, लाइक क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल। वो जो हाइजीन को आप अपना लाइफस्टाइल बना लो तो आसान हो जाता है। बट अगेन डर के वो मत करिए। ये भी जो हो रहा था कि पूरे घर को सैनिटाइज़ किया जा रहा था, कार की चाबियाँ सैनिटाइज़ हो रही हैं, फ्लोर सैनिटाइज़ हो रहा है, एकदम हर चीज़ जो देखो, बाहर से कुछ ग्रॉसरी लाया उसको सैनिटाइज़ कर रहे हैं। क्या ये सब इतना ज़रूरी है? अब जो कर रहे हैं वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बस होता ही ऐसा। उनको रोकना तो नहीं चाह रहा हूँ मैं, बट अगेन इतने चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वही मैं कह रहा था, कुछ लोग जो है थोड़ी एहतियात कर रहे हैं, जितनी मुनासिब है उतनी कर रहे हैं, मगर बेजा एहतियात जिससे जो है इंसान हरज में मुब्तला हो जाएगा, उसके अखराजात भी बढ़ जाएंगे, और वो भी एक किस्म का टेंशन ही हुआ ना। वो एंग्जाइटी है एक्चुअली, वो तीसरी कोमॉर्बिडिटी में जो आपको बोल रहा था। तो फिर आपने जो तीसरी कोमॉर्बिडिटी एंग्जाइटी के बारे में कहा, उससे बचना है तो ये चीज़ों से भी इट इज़ आपके साथ रहेगा कोविड। ओके, लाइक उसको कम्प्लीटली एराडिकेट करना है तो वो तो आई डोंट थिंक सो कि इतना आसानी से होगा। बट अगेन उसको एक छोटा सा लाइक हाइजीनिक मेजर आप अपनाइए, बट अगेन ऐसा मत करिए कि लाइक हर चीज़ को धो रहे, ये आते साथ ऐसा कर दे रहे, तो स्प्रे मारते जा रहे। ऐसा नहीं है कि भाई आप स्प्रे मारते ही आपका कोविड का वायरस ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट द वे। आप अपने आप को बचा के रखिए, बस ख़त्म। और सैनिटाइजेशन अच्छी चीज़ है, इसको अब मैं रोकना भी तो नहीं चाह रहा हूँ, बट अगेन करिए, बट उसको एक हैप्पीज़र्ड वे के साथ, हाँ क्या कि हो जाता मेरे को, ये तरीक़े से मत करिए। ओके, आखिर में मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि फेस मास्क कौन सा पहने और कब पहने? जी, फेस मास्क मैं आपको बोलता हूँ कि N95 फेस मास्क पहने, क्योंकि ये क्लिनिकली प्रूव्ड है, लाइक ये आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचाता। और दूसरी चीज़ जो है ना, फेस मास्क का ऐसा हो रहा है कि मिसयूज़ हो रहा है। एक फेस मास्क 1 महीने तक पहनते लोग, तो वैसा पहनेंगे तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप फेस मास्क पहन रहे, फिर उसके ऊपर यहाँ हाथ लगा रहे, फिर ऐसा कर रहे, तो लाइक आप है सो वायरस को आप डायरेक्ट फेस मास्क विल बी लाइक रिजर्वायर। तो आप फेस मास्क यूज़ करिए, उसको सही जगह डिस्पोज करिए। ओके, और मोस्टली आप उसको बहुत कम यूज़ करिए। ओके, या नहीं तो एक फेस मास्क पहनिए, फिर उसके ऊपर दूसरा मास्क लगा के फिर उसको डायरेक्ट डिस्पोज कर दीजिए, फिर ये मास्क रखिए। ऐसा आप थोड़े चीज़ कर सकते हैं, करके जो है ना, प्रिवेंशन के लिए तो ये ठीक है। आपने बताया डबल फेस मास्क पहनेंगे, मगर इससे ये हो रहा है कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो रहा है, दम घुट रहा है लोगों का। इस बारे में क्या कहेंगे? अगर दम घुट रहा है तो पहले आप फेस मास्क निकालिए और वो नॉर्मल जो पतला वाला जो फेस मास्क है उसका यूज़ करिए। और बहुत सारे वैरायटीज़ है फेस मास्क में, तो आप एक बार थोड़ा सा रिसर्च करिए, करने के बाद जो आपको सही फिट हो रहा, जो सही कंफर्ट फील कर रहे हैं आप उसके अंदर। क्योंकि बहुत लोगों को मेरे पास ये भी आया है कि लाइक उन लोगों को एलर्जी हो रही है मास्क से,
तो वो चीज़ से भी बचिए, मतलब एक प्रॉब्लम को निकालने जाके दूसरे प्रॉब्लम में नहीं आना है अपने को। तो थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़े सा आप जाके देखिए कि कौन सा अच्छा है। आप कौन सा रिकमेंड करेंगे? मैं तो देखिए N95 रिकमेंड करूँगा मैं। ठीक है, बस। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर मोहम्मद अहमद अली साहब। ये हमें कोविड की मौजूदा सूरत हाल के ताल्लुक़ से बता रहे थे, किस तरह से कोविड का ख़तरा अभी नहीं टला है। एहतियात ज़रूरी है, मगर उतनी एहतियात नहीं कि पैनिक या एंग्जाइटी क्रिएट करे। एहतियात ज़रूरी है इस हद तक कि आप इन्फेक्शन से दूर रहें। और उन्होंने ये भी बताया कि इन्फेक्शन जिसको हो जाता है, चाहे वो कितनी भी उम्र के हो, चाहे कोई भी कोमॉर्बिडिटी लेकर हो, अगर वो हौसला बनाए रखेंगे तो जंग जीतने में कामयाब हो जाएंगे। आने वाला वक्त और क्या क्या ख़बरें हमें दिखाता है, इसका हम इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए आपके मेज़बान मोहम्मद अमजद अली को इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।